हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आपका स्वागत करता हूँ आरकेएस फार्मेसी में। आज हम हाइपरटेंशन पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम याद भी करेंगे। तो मैं आपको याद कराते-कराते पढ़ाऊँगा। देखते हैं। हाइपरटेंशन इज़ अ कंडीशन इन व्हिच द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज़ persistently higher than normal। हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जिसमें आर्टरी में लगातार ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। आप देखिए, ये आर्टरीज है, आर्टरी में जब नॉर्मल प्रेशर लग रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लगातार ये प्रेशर लगने लगा तब इसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हम फीवर किसे कहते हैं? बुखार किसे कहते हैं? आप जवाब देंगे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम उसे फीवर कहते हैं। कारण कुछ भी हो बढ़ने का, लेकिन आप सिंपल जवाब दोगे कि टेम्परेचर बढ़ने को हम फीवर कहते हैं। उसी तरह हाइपरटेंशन आर्teriयल वॉल पे जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल से, लगातार बढ़ा रहता है, तब हम उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। आइए अब इसे याद करते हैं। आपको डेफिनेशन याद करना है तो सबसे पहले इसको 3 स्टेप में मैं तोड़ देता हूँ। हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन, जैसे देखो रोशन इज ए बॉय, वैसे ही हाइपरटेंशन एक कंडीशन, एक स्थिति है। फिर सेकेंड स्टेप, इन विच में मतलब होता है जिसमें द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर इज परसिस्टेंट, लगातार ज्यादा होता है नॉर्मल से। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120 बटे 80 mmHg। एमएमएसजी का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। याद रखें, एमसीक्यू में आता है। ठीक है, इसका 12 महीने में 8 घंटा सोना चाहिए, तब आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। हाइपरटेंशन 14/9 खतरा। आगे चलते हैं। इथियोलॉजी में, इथियोलॉजी का मतलब होता है कारण, हाइपरटेंशन के कारण। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसे कारण के आधार पर मैंने दो में बांट दिया है। एसेंशियल हाइपरटेंशन जो 90 से 95% केस होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं रहता। इसका रिस्क फैक्टर होता है जेनेटिक्स, एज, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक, स्ट्रेस। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो दूसरी बीमारियों के कारण होता है, ये 10 से 5% केसेस होते हैं। ये किडनी डिसीज हो गया या हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो गया, सर्टेन मेडिसिन हो गया, और प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन भी होता है टेम्परेरी रूप से। इसका ट्रिक है, प्राइमरी जेनेटिक और लाइफस्टाइल को हम प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी अदर बीमारी से जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, रोग कैसे डेवलप होता है। अब साथ ही स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा। हाइपरटेंशन ऑकर ड्यू द फ्लोइंग मैकेनिज्म, इतने सारे मैकेनिज्म है, उसके कारण हमको एक-एक करके देखते हैं। इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक रास। रास को हम चार्ट अच्छे से पढ़ेंगे। आइए अब समझते हैं। कैसे बीमारी डेवलप होता है उसको समझने से पहले एक फॉर्मूला है, सिंपल सा, बीपी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, रुकावट बोले तो प्रतिरोध करना। आर्टरीज में प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो प्रतिरोध होगा। मान लीजिए अगर पाइप सिकुड़ गया तो प्रतिरोध हो रहा है, इससे बीपी बढ़ जाएगा। मानिए एक पाइप है, उसको आप दबाओगे तो उसका बीपी हाई होगा, फ्लो बढ़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे बढ़ेगा। वैसे ही इसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस का एक मेन कारण होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। ये क्या होता है? ये आपका ब्लड वेसल है, इसके इनर लाइनिंग में एंडोथेलियम सेल क्या सिक्रीट करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है?
ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है और जिससे बीपी नॉर्मल रहता है। लेकिन जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कम सिक्रीट होता है तो ब्लड वेसल टाइट हो जाता है, जिससे वासोकॉन्स्ट्रक्शन संकुचन ब्लड वेसल में संकुचन पैदा होता है, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और बीपी हाई हो जाता है। ये मेन कारण होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। अब एक बात बताइए, अगर मैं कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज होगा तो बीपी बढ़ेगा कि नहीं? अगर मैं मोटर को ही ज़्यादा तेज चला दिया तो आप बोलोगे कि हाँ, मोटर ज़्यादा तेज होने से पाइप में ज़्यादा पानी आ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट मतलब होता है हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है। तीसरा सिम्पैथेटिक एक्टिविटी से भी बीपी बढ़ता है। इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि 90 से 95% लोगों को जो हाइपरटेंशन होता है वो एसेंशियल ही होता है। जैसे कि जेनेटिक कैसा रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन के लिए? मान लो आपको और आपके दोस्त को मैंने 1 महीने तक सेम सॉल्ट दिया। फिर अगर आप जाके डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, तो एक का बीपी हाई बता रहा है, एक का बीपी नॉर्मल है। ऐसा कैसे हुआ? जीन्स लेवल पे सॉल्ट का सेंसिटिविटी लेवल सबका अलग-अलग होता है। ये आनुवांशिक रूप से आता है। एज एज फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेस स्ट्रेस अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ओबेसिटी मोटापा से भी अगर कोलेस्ट्रॉल या फैट होगा तो वो बीपी को इंक्रीज करेगा। सॉल्ट सॉल्ट इक्वल टू वाटर, सॉल्ट जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ वाटर ज़्यादा रहेगा और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने से बीपी बढ़ जाएगा। 5 लोग एक धक्का दे रहे हैं और 10 लोग धक्का देंगे तो 10 लोग का ज़्यादा पावर लगेगा। वैसे ही 5 मॉलिक्यूल वाटर के कम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल ज़्यादा क्रिएट करेगा। इसलिए वॉल्यूम का प्रेशर बढ़ने से भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये 5 से 10% केस होते हैं, ये अदर डिसीज के कारण होते हैं। जैसे किडनी डिसफंक्शन, किडनी अच्छे से काम डिसफंक्शन मतलब अच्छे से काम नहीं करना। किडनी अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, तो फिर भी जैसे रास। आइए अब रास को हम समझते हैं। पेपर में रास इंपॉर्टेंट है, रास का चार्ट बना के आइएगा आप। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, एंजियोटेंसिन नाम का प्रोटीन लिवर बनाता है। वो रेनिन के प्रेजेंस में किडनी रेनिन रिलीज करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में जो लंग्स बनाता है वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के। अब यहाँ से मेन विलन स्टार्ट हो जाता है। ये एंजियोटेंसिन क्या करता है बॉडी में? ये सबसे पहले वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, एक्टिविटी ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? ये सोडियम और वाटर को नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब कराएगा। इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम को बाहर भेजेगा और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, तो इसका रिजल्ट में बीपी इंक्रीज हो जाएगा। वैसे रास हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे ये डिहाइड्रेशन के केस में भी यही मैकेनिज्म काम करता है। अब सवाल ये है कि बीपी के केस में रास क्यों एक्टिव हो रहा, आपके मन में आया होगा। इसको समझते हैं। उससे पहले कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिंपल जवाब, आर्टरियल वॉल में लगने वाला बल प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? आर्टरियल वॉल पे जब नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर लगातार लगता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। बीपी नापते किससे हैं? एमसीक्यू में आता है स्पेगमोमैनोमीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बीपी को मेजर आर्टरी में ही क्यों करते हैं और अपर आर्म ऊपर ही क्यों लगाते हैं? इसका आंसर है, तो ब्लड का जो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट रहता है। अगर हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को तो आर्टरी से अदर ऑर्गन में जा रहा है और उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए हम आर्टरी में। वीन में क्यों नहीं करते? देखिए,
प्रेशर कम रहता है, मशीन से सही रीडिंग नहीं मिल पाता, इसलिए हम आर्टरी में करते हैं और उससे भी अपर आर्म में लगाते हैं, भुजा के पास आप देखे होंगे। वीन वीन में हम इंजेक्शन लगाते हैं, आईवी बोलते हैं इसलिए। क्यों लगाते हैं इंजेक्शन? क्योंकि ब्लड प्रेशर लो रहता है, कम होता है और साफ-साफ स्किन में हमको दिखता है। इसका मेन कारण ये है, वेन क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है और हार्ट डायरेक्ट बॉडी के पास ले जाता है। दोनों एक समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टरी में ही क्यों ब्लड प्रेशर नापते हैं और वेन में ही क्यों इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, रास का एम क्या है? रास का मेन एम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, ब्लड वॉल्यूम, सोडियम और वाटर को मेंटेन करना रास का एम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है, रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? रेनिन जेजी सेल से इंक्रीज होता है, जिसको जक्ता ग्लोबुलर मेरुलर सेल बोलते हैं। ये किडनी के नेफ्रॉन में जक्ता ग्लोबुलर अपरेटस के पास होता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन उठता है, रेनिन क्यों रिलीज होता है? रेनिन किडनी में जब ब्लड फ्लो कम मिलता है, सोडियम कम मिलता है, तो रेनिन रिलीज होता है। हाइपरटेंशन के केस में आपके मन में डाउट आता होगा कि हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी बीपी हाई है, तो किडनी को ब्लड क्यों कम मिल रहा है? इसका जवाब सिंपल है, किडनी की आर्टरी नैरो हो जाती है। नैरो मतलब अ, संकरी हो जाती है, जिससे ब्लड बहुत कम पहुंचता है। मान लो आप कहीं साफ-सफाई कर रहे हो, पानी से धो रहे हो और आप देख रहे हो कि पानी कम आने लगा। आप क्या सोचोगे कि पाइप कहीं मुड़ गया है। आप ये सोचोगे, वैसे ही जो आर्टरी की जो वो होती है, वेसल होती है, वो मुड़ जाती है और किडनी अब सेंस नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि मेरा बीपी लो है, ब्लड मेरे को कम मिल रहा है, अब मेरे को बढ़ाना चाहिए। ये डाउट रहता है बहुत लोगों का, इसलिए हमें क्लियर किया हम। यहाँ एक और एमसीक्यू बनता है, हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एमसीक्यू बनता है, साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? ये काफ़ी लंबे समय तक चुपके-चुपके से कोई सिम्पटम नहीं लगता है, इसका स्टार्टिंग में कोई सिम्पटम नहीं आता है और ये क्या करता है, हार्ट अटैक, किडनी फेल कर देता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। एमसीक्यू में आता है, याद रखिएगा ये चीज़, रेनिन क्यों सीक्रेट होता है और साइलेंट किलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए थोड़ा-सा इसको याद कर लेते हैं। मेन चीज़ है आपका याद करना। समझ तो आप गए होंगे अच्छे से पैथोजेनेसिस को। अब याद करते हैं। देखो, पैथोजेनेसिस को याद करने के लिए आप इसको 3 स्टेप में तोड़ दो। पहले आपको याद करना है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोग्राफी से एंजियो याद करना, टेंसिनोजन, ठीक है? ये लिवर से प्रोटीन बनाता है इसको। रेनिन रिलीज़ होता है तो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर एसीई की प्रेज़ेंस में जो लंग्स बनाता है वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड से। पहले स्टेप में ही याद करना, पहले ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना। फिर दूसरे स्टेप में याद करना है आपको एंजियोटेंसिन सेकंड लिखना और ये क्या-क्या करता है ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ करेगा ये। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होते ही वो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर देगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या-क्या काम करता है, तीसरे स्टेप में देखिए। ये सोडियम और वाटर को फिर से रीअब्ज़ॉर्ब कराता है, पोटेशियम को बाहर फेंकता है और जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से बीपी बढ़ जाता है। ऐसे ही आप स्टेप में 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, 140/90 mmHg होता है। इससे कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको 90/60 mmHg, नॉर्मल 120/80 होता है, लेकिन इसका हम रेंज दिया गया है। हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस हार्ट प्रॉब्लम में होता है जनरली। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट को समझने से पहले आपको पैथोजेनेसिस को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है तो सबसे पहले हम डाययूरेटिक्स देंगे। कारण क्या है? वही उसका निवारण बनेगा। डाययूरेटिक्स देंगे, इसको वाटर पिल्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है ब्लड वॉल्यूम को। एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्लोरोथायोडाइड, फ्यूरोसेमाइड।
फिर क्या करेंगे, एसीबी इन्हिबिटर देंगे। एसीबी जो आपने रास सिस्टम में देखा, एसीबी ही कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो हम इसी को ही इन्हिबिट मतलब होता है रोक देते हैं, जिसके कारण वासोडायलेशन होगा, रिड्यूस पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा, जिससे ब्लड ऑलरेडी कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आप मेन विलन है जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं, तो इससे रास ब्लॉक हो जाएगा और फिर सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं, जिससे रिलैक्स करता है ब्लड प्रेशर। कैल्शियम का मेन काम, आप मसल में पड़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का होता है, इसलिए ये जब इसको ब्लॉक करेंगे कैल्शियम को तो ये रिलैक्स होगा, जिससे वासोडायलेशन होगा और वासोडायलेशन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा और बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। हम नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, रिड्यू हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट रिड्यूस होने से रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। इसके एग्जांपल एटेनोल, प्रोपेनॉल, मेथानॉल। अदर इंपॉर्टेंट क्लासेस भी होता है, अल्फा ब्लॉकर, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग भी होता है, वासोडाइलेशन। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग में मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी के लिए सेफ रहता है, एमसीक्यू में आ सकता है। बाकी पेपर में आपको 5 ही लिखना है, एक्स्ट्रा मैं बता दिया हूँ। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी होता है, लो सॉल्ट डाइट, वेट लॉस, हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्टॉप स्मोकिंग, अल्कोहल, रिड्यूस स्ट्रेस। अब मेन टॉपिक है, इसको याद कैसे करते हैं, इसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ। इसका ट्रिक है डबल एबीसीडी। डबल एबीसीडी का मतलब 2 बार ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। सबसे पहले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर, लास्ट में पिल सबका नाम आएगा। ठीक है, इसको कैसे दिमाग में बैठाओगे, कैप्टन को पिल देके मार दो, जो मेन कैप्टन है जो कन्वर्ट कर रहा है उसी को मार दो, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कैप्टोफिल, एनाफिल, रेमीफिल। इससे आप दिमाग में बैठा पाओगे कि इसका एग्जाम्पल कैप्टन को पिल देके मारना मतलब कैप्टोफिल होगा, और फिर आपको एनाफिल और रैंगफिल भी आराम से याद हो जाएगा। फिर सेकंड है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, इसके अंत में सर्टन होगा। इसको कैसे याद करोगे, मुझे बताओ, टेल मी, अपनी बात और टेंशन को करो दूर। ये इससे क्या होगा, आप ये याद कर पाओगे कि टेल मी सर्टन एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर का एग्जाम्पल है, लो सर्टन, टेल मी सर्टन। बीटा ब्लॉकर अंत में ओलोल होगा, एट्रिनोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल। अम्मी पापा ओल पी रहे हैं, अम्मी पापा ओल पी रहे हैं और मुझे टेंशन दे रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये एटेनोल, मेटोनोल, प्रोपेनोल बीटा ब्लॉकर के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बेटा बोल रहा है अम्मी पापा ओल पी रहे हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लास्ट में इसका डिपिन रहता है, एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन। आप याद कर सकते, एम्लो भाई ने चुभा दिया पिन, ये इसे याद कर सकोगे, नेफीफाई ने चुबा दिया पिन, ऐसे याद कर सकते हो। लास्ट है डायरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायोडाइड, फ्लोसेमाइड। लूप में फ्यूरो आया, मतलब इसको लूप ऑफ हेनरी किडनी में होता है, लूप डायरेटिक्स भी बोलते हैं। वाटर पिल्स को डायरेटिक्स को बोलते हैं, याद रखना, एमसीक्यू में आता है। अब है सिम्टम, लक्षण देख लेते हैं। लक्षण का ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट बनाया हूं मैं। हेड बीपी, हेड मतलब हेडेक, आइज प्रॉब्लम, ब्लड विजन, ब्लड दिखने लग जाता है, उसको ब्लड विजन बोलते हैं। एंजाइटी, घबराहट, डिजीनेस मतलब होता है, डाइजीनेस मतलब होता है चक्कर आना, ब्रीथनेस मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना, पल्पिटेशन हार्ट का बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, पल्पिटेशन। यहाँ तक आपका डी फार्मा का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको। डायग्नोसिस मेरे को बताना था, डायग्नोसिस मतलब कैसे पता करेंगे, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट से पता करेंगे, स्फैग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है, याद रखिएगा। पेशेंट शुड बी रेस्ट, पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए नापने से पहले, और बीपी को एक से 2-3 बार नापोगे तब भी ही आप बीपी कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं है आप खेल कूद के आ रहे हो और नापने को बैठ गए तो बीपी तो जाहिर बात है हाई होगा, लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में नापोगे, 2-3 बार नापोगे तभी हम बीपी को मानेंगे। ये चार्ट है, इसको आप डिफिनेशन के बाद भी लिख सकते हो,
मेरे को समझाना था सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, और ये नंबर में लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, पहले सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होगा, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मेरे को बताना था। सबसे पहले समझो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब हार्ट जब पंप करता है, जो आर्टरी में जो प्रेशर लगता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स होता है, तब आर्टरी में जो अ, वो क्या बोलते हैं, बल लगता है, प्रेशर लगता है, दाब लगता है, सॉरी बल नहीं बोलते, दाब बोलते हैं, प्रेशर लगता है, तब उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। इसका ट्रिक बताते हैं, सिस्टोलिक पहले होगा, डायस्टोलिक आप एसडी कार्ड या एसडीएम कलेक्टर वाला से याद कर सकते हो इससे। यहाँ ट्रिक है, सिस्टोलिक का मतलब होता है, मैं लिखा हूँ स्क्यूज, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना। डायस्टोलिक का मैं बनाया हूँ दिल रिलैक्स। जब दिल रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ब्लड फिल होगा, ब्लड फिल होगा तो हमेशा वो ब्लड प्रेशर कम होगा, और जब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो हमेशा ब्लड हाई होना चाहिए। इस कारण से ये 120 पहले होता है, फिर 80 बाद में होता है। डायग्नोसिस में आप मेजर करके पता कर सकते हो, मेजरमेंट करके फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, नर्व वगैरह को चेक कर सकते हो। फिर हिस्ट्री टॉक काउंसलिंग कर सकते हो, फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन था कि नहीं, स्ट्रेस लेते हो, दारू पीते हो, या फिर वो मोटापा है, या कौन सा ड्रग चल रहा है, इससे लेबोरेटरी टेस्ट करा सकते हो, ब्लड शुगर टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसके अलावा भी ईसीजी और फंडल एग्जामिनेशन जरूरत पड़ने पर करा सकते हैं। रिस्क फैक्टर मैं पीछे बता दिया हूँ आपको, शॉर्ट खाओगे तो बीपी बढ़ेगा। ये हो गया आपका। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट होगा तो फिर मेरे को आप कमेंट में बताइएगा।